जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस की क्लास में जो सेकंड हमारी क्लास है, इसमें पहले तो हमने ये चीज़ें देख ली कि सिलेक्टर्स कैसे यूज़ करने हैं हमने, जिसमें थ्रू एलिमेंट्स के नाम से हैं, थ्रू क्लास और थ्रू आईडी, और इसके अलावा ग्रुप अगर हम बनाना चाह रहे हैं सिलेक्टर्स का तो वो हम किस तरह बनाएँगे। तो ये हमने सिंपल जो है ना वो स्टाइल्स का वो तरीक़ेकार देखा कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, आज हम देखने जाएँगे कि सबसे पहले तो हम ये कलर्स की तो प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली ना, ये तो यहीं से हमें आइडिया हो गया कि जो फ़ॉन्ट कलर्स हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट कलर्स हैं, उनके लिए हम कलर की जो प्रॉपर्टी है, वो यूज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम कोई बैकग्राउंड इमेज जो बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह लगाते हैं, उसके लिए हमने क्या-क्या तरीका और क्या-क्या मेथड हमने यूज़ करने हैं। उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अच्छा, ये बॉडी है, इसके ऊपर आप ये देखें कि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है इसके ऊपर। तो अगर हम इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर या कोई इस तरह की कोई चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? अपना ज़ेम सर्वर जो है वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना वेब जो है ये प्रॉपर लोड हो। उम्मीद है कि जो पिछला जो लेक्चर था उसमें आपने इसकी एचटीएमएल की और साथ ही सीएसएस के जो टैग जो सीएसएस के जो स्टाइल पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। अच्छा जी, अभी हमारे पास किसी तरह का कोई बैकग्राउंड इमेज इसके ऊपर नहीं लगा हुआ, बल्कि पैराग्राफ, हेडर और इनके ऊपर हमने बैकग्राउंड्स अप्लाई किए हुए हैं, साथ ही इनके फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह चेंज किए थे, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे लगे हुए हैं। तो अभी आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि बैकग्राउंड अगर हम कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। एग्जांपल है जी, यहाँ पे हम इसी स्टाइल के आगे बॉडी का जो है ना हम एक बैकग्राउंड इमेज लोड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू हम देंगे। वैल्यू देने के लिए हमने इसकी यूआरएल लिखनी है। यूआरएल से मुराद ये है कि ये लोकेट कहाँ पे कर रही है, ये फाइल हमने कहाँ पे रखी हुई है, किस जगह पे सेव है। इसी वेब वाले ये जो हमारा जो फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर हम 2-3 इमेजेस जो है वो सेव कर लेते हैं, ताकि हमारी जो इमेजेस हैं उनको हम कॉल कर लें और हमें समझ लग जाए कि हमने बेसिकली इमेजेस के साथ किस तरह से वर्क करना है। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज में हमने यूआरएल इसको प्रोवाइड करनी है। हमारे पास ये इसके इमेजेस हैं 1, 2 और 3, कोई भी एक इमेज हम कॉल कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 1 वाला इमेज जो है वो यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो 1.jpg इसका मैं जस्ट नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। अब इसमें ये होगा कि हमें ये चूँकि फ़ाइल और ये एक ही फ़ोल्डर के अंदर है, इमेज और फ़ाइल्स जो फ़ाइल हमारी ये वाली है, ये सेम फ़ोल्डर में। अगर ये इमेजेस हम अलग से सेपरेट किसी फ़ोल्डर में रख लेंगे, तो हम उसका पाथ जैसे हम अक्सर जो है वो इमेजेस के फ़ोल्डर में रखते हैं, तो इमेजेस के फ़ोल्डर और उसके बाद हम उस इमेज का जो नेम है और उसकी एक्सटेंशन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास अगर आप किसी जगह पे किसी फ़ोल्डर में इस फ़ाइल को रखेंगे इमेज वाली, तो उसका पूरा पाथ जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अभी चूँकि हमने इसको किसी फ़ोल्डर में नहीं रखा हुआ, सेम उसी फ़ोल्डर में है, जिस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल भी पड़ी हुई है, साथ ही इमेज भी हमारे पास मौजूद है। तो अभी हमने इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमने अप्लाई किया है। तो इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो लोड हो चुका है। कंप्लीट जो है ना एक बैकग्राउंड इमेज हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है। तो ये बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने का ये तरीक़ेकार है कि अगर आप किसी भी यानी कि ये बॉडी वाला एलिमेंट है, इसको हमने डायरेक्टली कॉल किया और इसके अंदर हमने एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो अपलोड करके देख लिया कि किस तरह से हमने इसको एज़ ए बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हमने किसी डिव के अंदर हम एक डिव टैग ले लेते हैं। ये हमने एक डिव यानी कि एक समझ लें कि एक सेक्शन हम बना रहे हैं एक अलग से। इसकी इसको हम स्टाइल दे देते हैं, या इसके लिए हम अलग से एक यहाँ पे D1 के नाम से हमने एक इसकी आईडी जनरेट की, और इसको हम बैकग्राउंड इमेज कोई भी दे देते हैं। तो इसके लिए भी हम यूआरएल रखेंगे और इसको हम 2.jpg जो है वो हमने इसका एक बैकग्राउंड इमेज दे दिया, और इसकी हम एक विड्थ भी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा, विड्थ इसकी यानी कि इसका यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज़ इस डिव का कितना होना चाहिए। एग्जांपल है, हम इसको देख लेते हैं जी कि 400 पिक्सेल्स की विड्थ है, हम कर लेते हैं, और हाइट जो है वो भी हम 400 पिक्सेल्स कर लेते हैं। तो ये हमने एक अलग से डिव लिया है, और उसमें हमने क्या किया है कि एक उसकी विड्थ और हाइट को जो है ना वो डिफ़ाइन किया है, और उसका एक बैकग्राउंड इमेज भी हमने यहाँ पे रखा है उसकी विड्थ और हाइट के मुताबिक। और
इसको यहाँ पे हमने कॉल करना है थ्रू आईडी। हमने रखा है जी आईडी का नाम D1। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो div डिफाइन किया है, उसकी हमने जो विड्थ और हाइट रखी है, उस पूरी विड्थ और हाइट को वो प्रॉपर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी बैकग्राउंड इमेज जो है वो उसको कंप्लीटली जो उसकी विड्थ और हाइट है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर रहा है। तो ये div यानी कि किसी सेक्शन में भी अगर हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास यही मेथड है कि हम बैकग्राउंड इमेज इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो इमेज है वो छोटे साइज़ में होता है। अभी हम कुछ चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई इमेज स्मॉल साइज़ में है और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि वो या तो टाइल शेप में चला जाता है, यानी रिपीट होना शुरू हो जाता है, या अगर हम उसको कवर साइज़ में करना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस तरीक़ेकार को अब हम देखेंगे। अभी मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज़ करता हूँ और जो छोटे साइज़ का जो कोई इमेज है, वो सर्च करता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो छोटे साइज़ में ले ली है और हम इसको अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करता हूँ, यानी ये हमारा जो वेब पेज है, उस पूरे के ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने पहले अप्लाई किया बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज, हमारे पास इसकी यूआरएल, इसका नाम दे देते हैं हम। मैंने नाम रखा है small.jpg के नाम से मैंने इसको सेव किया है। अभी मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप ये देखें मेरे पास ये जो इमेज था वो चूँकि स्मॉल साइज़ में है, तो वो देखें कि टाइल्स में हमारे पास आ रहा है। टाइल्स में हमारे पास इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और CSS की प्रॉपर्टी हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट का, जो बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम नो रिपीट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको नो रिपीट करेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट होना बंद हो जाएगा। अब आप देखें, जब रिपीट होना बंद हुआ तो किसी एक साइड पे, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसकी लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट पे हमारे पास शो हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर जो टॉप पे आ रहा है, तो हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज के तौर पे आ रहा है। तो अगर हम इसको नो रिपीट करते हैं, इन केस अगर हम इसको रिपीट करना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रिपीट एक्स, अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल रिपीट हो जाएगा। और सेम इसी तरह अगर मैं रिपीट वाई करता हूँ इसको कि वर्टिकली रिपीट हो जाए, तो ये देखिएगा ये वर्टिकली हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि यानी कि टाइल्स पर अगर आप रिपीट हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं, वर्टिकली करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रिपीट की प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम इसको रिपीट किसी भी पोजीशन में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या ऑप्शन करना है, रिपीट एक्स या रिपीट वाई के ऑप्शंस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड रिपीट हो गया ना, कि रिपीट हमने किस तरह से किस फॉर्म में करना है। इन केस हम इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं और इसको किसी एक पोजीशन पे इसको रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन पे हम इसको करना चाह रहे हैं कि एक तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं यहाँ से नो रिपीट, के रिपीट नहीं करना। एक तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी इसकी नो रिपीट। अब इसमें ये होगा कि ये हमारे पास अभी जो इमेज है ये अभी रिपीट नहीं होगा, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, ये किसी भी डायरेक्शन में मेरे पास रिपीट नहीं हो रहा। अब इसकी पोजीशन अगर आपने चेंज करनी है, हमने अगर इसको इसकी बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो किसी जगह पे आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये लेफ्ट पे है, यानी लेफ्ट टॉप पे है। अगर मैं इसको राइट टॉप पे करना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल है, राइट टॉप पे करना चाह रहा हूँ, तो राइट और टॉप, तो ये राइट इसकी हमारी स्क्रीन का एरिया है और टॉप वो किस जगह पे हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, जो भी हमने इसकी पोजीशन रखनी है वो हम कर सकते हैं। अभी देखिए ये राइट टॉप पे आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम पे करना चाह रहा हूँ, तो राइट बॉटम का ऑप्शन है। ये देखें थोड़ा सा नीचे हुआ इमेज, चूँकि टेक्स्ट जहाँ तक लिखा होगा ना वहाँ तक ही होगा। अभी हम कोई मज़ीद इसके अंदर कोई एडिशन कर लेते हैं, लाइक चूँकि हमारे पास ये NBSP, इसको हम ले लेते हैं और इसको ख़त्म कर लेते हैं और ID इसको हम दे देते हैं D1, ताकि ये हमारे पास एक जो है वो आ जाए। यहाँ पे एक चूँकि div है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो, मैंने उसके अंदर लिखा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन div है चूँकि उसकी विड्थ और हाइट है, तो इसलिए जहाँ तक हमने अपना हमारा जो वेब पेज का जो मटेरियल होगा, जो भी हमारे कंटेंट्स होंगे, उस एरिया तक उसके मुताबिक ये बॉटम पे मूव करेगा। तो इस तरह हम डिफरेंट पोजीशंस के अंदर इसको मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम पोजीशंस वगैरह आप यहाँ से देखें, लेफ्ट बॉटम पे करना चाह रहे हैं और राइट बॉटम हो गया, इसी तरह राइट टॉप हो गया, लेफ्ट टॉप हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट टॉप करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसको लेफ्ट टॉप की ऑप्शन से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी अगर हम इसको पोजीशन नहीं रखते, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ्ट पे ही होता है और टॉप पे ही होता है। तो इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास इसकी पोजीशंस हैं कि हम इसको मूव कैसे करेंगे। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड पोजीशन होगी। अब इसी तरह अगर हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे इमेज नहीं है वहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो हम साथ ही बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल है कि हम कोई भी बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ब्लू कलर इसके ऊपर अप्लाई किया है,
तो ब्लू कलर इसमें ये होगा कि जहाँ पे इमेज नहीं होगा वहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हम अगर ये करना चाहते हैं कि अभी हमने जहाँ पे इमेज ना हो, बैकग्राउंड इमेज ना हो, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का होना चाहिए। हमने एक एग्जांपल को समझना है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए टॉप पे हमारे पास इधर तो बैकग्राउंड इमेज है, इसके ऊपर हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि ये रिपीट ना हो, लेकिन बाकी जो पेज का एरिया उसके अंदर हमने कोई कलर डिफाइन कर दिया कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए। तो इस तरह हम दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे इमेज नहीं होगा वहाँ पे बैकग्राउंड कलर शो हो जाएगा, और जहाँ पे इमेज होगा वहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। तो ये यानी ये बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये रिपीट ना हो, लेकिन एक कंप्लीट जो है वो बाज़ दफ़ा हम पेज जो है वो स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के साथ साथ ये जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखिए पेज स्क्रॉल हो रहा है, तो ये इमेज भी साथ स्क्रॉल हो रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये इमेज जो है हमारे पास फिक्स्ड हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसको हम कर लेते हैं फिक्स्ड, यानी कि ये फिक्स्ड हो जाए। फिक्स से ये हो जाएगा कि ये मूव नहीं होगा। ये देखें उसके ऊपर से अब टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जो इमेज है वो बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास सेम है, तो वो मूव नहीं होता। अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल कर देते हैं, तो स्क्रॉल से ये होगा कि वो टेक्स्ट के साथ-साथ क्या हो जाएगा, स्क्रॉल होता रहेगा। ये देखें, ये टेक्स्ट के साथ-साथ स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर स्क्रॉल हो रहा है। तो ये हमारे पास इसकी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो गई ऑप्शंस, जिसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर हम बैकग्राउंड इमेज जो है इसका साइज़ भी देना चाहें, तो हम उसका साइज़ कैसे अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड साइज़ को? यानी इसका हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल साइज़ अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसको 500 पिक्सल इसको हॉरिज़ॉन्टल साइज़ दे देता हूँ, और इसकी हाइट भी मैं 500 पिक्सेल्स कर लेता हूँ। तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा जो इमेज है, ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह भी हम बैकग्राउंड साइज़ेज़ जो है वो यहाँ से बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी से हम इसको कवर कर सकते हैं। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कवर की। कवर में ये होता है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि पूरे उस जो हमारा जो एरिया होगा वेबसाइट का, यानी इस पेज का, उसके ऊपर फैल जाता है, कंप्लीट उसको कवर कर लेता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड साइज़ कवर करेंगे तो वो कंप्लीट जो है वो उस जो एरिया होगा विड्थ और हाइट के मुताबिक उसको कवर कर लेगा, और चाहे वो डिव है, चाहे वो कोई सेक्शन है, कुछ भी है, उसके अंदर ही उसको कवर कर लेगा कंप्लीट। और अगर उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइजेस अगर आप मेंशन कर लेते हैं, जैसे हमने ये साइजेस मेंशन किए थे, और इसके मुताबिक अगर आप साइज़ को करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड साइज़ का भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो ये हमने आज बैकग्राउंड के रिलेटेड बॉडी बॉडी के ऊपर अप्लाई मैंने इसलिए किया ताकि देखें, एक आप डिव एलिमेंट के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते थे, कोई सेक्शन एलिमेंट है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते थे, कोई टेबल है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं उसके सेल के अंदर। लेकिन मैंने बॉडी के अंदर इसलिए लिया कि ताकि हमें जो है ना क्लियरली समझ आ जाए कि इमेज कैसे फिक्स होता है, मूव कैसे होता है, और कलर कैसे अप्लाई होता है, और इमेज के साथ-साथ उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज़ेज़ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास हमारी होगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही वो रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि उसको आज ही सीरीज़ के मुताबिक जो है ना वो अपलोड कर लूँ।